Hi guys, welcome to the Dab Hand Learners channel. So our first chapter, Nature and Significance of Management, has completed. This is the test series in which you can test yourself ताकि जितने भी MCQs आए आप उसमें अपने आप को टेस्ट कर सकें कि you are going in the right way or not. So I have some MCQ questions. So let's practice that. So first question is, successful organization do not achieve goals by chance but by following a deliberate process known as. This is very easy. मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था इसका आंसर. So I give you some time so that you can think. So pause the video to think this answer. सो आई थिंक यू मस्ट हैव थॉट द आंसर. डैट इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो गोल्स है वो अचीव सिर्फ बाय चांस या तुक्के से ही अचीव नहीं कर पाते. वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था. डैट इज़ मैनेजमेंट. ओके, I hope this is clear to you. Second is, management is essential for the organizations which are. मैनेजमेंट किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? सो थिंक दिस आंसर एंड देन आंसर इट. I think you must have thought the answer. So I have told you in first lecture कि जो management होता है वो एक pervasive function होता है. That is, it is universal. So अगर ये universal है तो answer would be all of the above. I hope this would be clear to you. Third question is, management contains a series of interrelated functions that include planning, organizing, directing या all of the above. तो मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज़ होती है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की, एक के बाद एक, मतलब ये नेवर एंडिंग होता है, ये कभी एंड नहीं होता ये प्रोसेस मैनेजमेंट का. तो इसके अंदर जो इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? थिंक द आंसर. आई होप यू मस्ट हैव थॉट द आंसर. सो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग इंक्लूड होती हैं. इसके साथ साथ दो और फंक्शंस इंक्लूड होते हैं. डैट इज स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. सो ये जो इंटर रिलेटेड फंक्शंस जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं, इसलिए मैंने ऑल ऑफ द अबव पे टिक किया है. Next question is, people in the organizations carry out diverse tasks with the aim to achieve. जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं, पीपल होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंटिन्यू रखते हैं. किस एम के लिए? क्यों वो कंटिन्यू करते हैं सारे एम को, सारे काम को? किस एम के लिए? टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. थिंक. I hope you must have thought the answer. So in this case the answer would be common objective, but how? Because I have told you कि जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने का ट्राई करता है. मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. फिफ्थ क्वेश्चन इज, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट. सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. टेक सम टाइम एंड देन आंसर इट. आई होप यू फाउंड आउट द आंसर. सो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव. बिकॉज गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट क्या होता है? ये एफिशिएंसी. And timely achievement of goals is effectiveness.
सो दैट्स वाई वो कह रहा है कि जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट होता है वो क्या इंश्योर करती है कि एफिशिएंसी भी हो ऑर्गेनाइजेशन में और इफ़ेक्टिवनेस भी हो. The managers would be both effective as well as efficient. Now, sixth question is efficiency is concerned with doing the right thing, doing things right, achieving end result, या none of the above. I hope you have found out the answer. That the answer is doing things right, because मैंने आपको efficiency और effectiveness के डिफरेंस में ही बताया था कि इफ़ेक्टिवनेस इज आपको सही काम करना है, लेकिन एफिशिएंसी आप ही है ये कि आपको काम राइट वे में करना है, आपको काम सही ढंग में करना है. तो इसलिए डूइंग द राइट थिंग तो हो गया इफ़ेक्टिवनेस का, डूइंग थिंग्स राइट हो गया एफिशिएंसी, एंड अचीविंग एंड रिजल्ट वो तो दोनों में ही आता है. ओके, सो एफिशिएंसी इज कंसर्न विद डूइंग थिंग्स राइट. सेवेंथ क्वेश्चन इज इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू, अब वो इफेक्टिवनेस पूछ रहा है. देन आई हैव टोल्ड यू डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स, ऑल ऑफ द अबव. दिस इज क्वाइट ईजी. इफ़ यू नो दिस आंसर देन इट्स वेरी वेल गुड, बट अगर नहीं आता है देन आई सजेस्ट you should revise the lectures again, you should revise this chapter again. So the answer is all of the above, because doing the right task, काम भी करना है, जो सही काम है वो करना है, एक्टिविटी को भी कंप्लीट करना है और गोल्स को अचीव करना है, ये सब आता है इफेक्टिवनेस में. ओके, आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू. नाउ जो एट्थ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टर्म वन के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि MCQs एंड केस स्टडी दोनों मिक्स होके दी जाएंगी, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है अपना सही ऑप्शन को. सो एट्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड. He has been given the task of getting 1000 units of hand woven table mats manufactured at the cost of rupees 150 per unit within 10 days. वो ये कह रहा है कि जो रोहन है वो एक प्रोडक्शन मैनेजर है ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड में, और उसे एक काम दिया गया है. वो क्या काम दिया है कि क्या काम दिया गया है कि उसे 1000 यूनिट्स जो है हैंड वोवन टेबल मैट्स की उन्हें मैन्युफैक्चर करना है, वो भी 10 दिन के अंदर एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 150 पर यूनिट. ओके, in order to be acknowledged as an effective manager he must ensure that. बट उसे अगर एक मैनेजर जो है, ये जो रोहन है प्रोडक्शन मैनेजर, अगर उसे इफ़ेक्टिव बनना है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या इंश्योर करना चाहिए, वो आपको बताना है. ए ऑप्शन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 150 पर यूनिट. क्या उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए कि वो 150 से ज़्यादा एक्सीड ना करे. बी क्या कहता है, द वर्क इज़ कम्प्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हाइयर कॉस्ट पर यूनिट. वो कह रहा है 10 दिन में काम होना चाहिए, चाहे ज़्यादा की ज़्यादा कॉस्ट पे हो, लेकिन 10 दिन के अंदर ही अंदर काम होना चाहिए. सी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस देन रुपीज़ 150 पर यूनिट. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 150 रुपीज़ से लेस पे होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव. सो थिंक दिस आंसर. इफ़ यू गेट द आंसर एंड इट टर्न्स आउट टू बी करेक्ट, देन आई एम श्योर you are very clear with the concept of effectiveness and efficiency. Think this answer carefully and then answer it. I hope you have found out the answer. तो इसका आंसर है B. The work is completed within 10 days even at higher cost per unit, because कॉस्ट ऑफ, ए ऑप्शन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 150 पर यूनिट. यहाँ पे कॉस्ट से उसे मतलब हो गया, और कॉस्ट का मतलब इफेक्टिवनेस से नहीं एफिशिएंसी से होता है कि कम से कम कॉस्ट पे होना चाहिए और ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए. और सी ऑप्शन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस देन रुपीज़ 150 पर यूनिट. कॉस्ट कम होएगी तो भी ये एफिशिएंसी से मतलब कर रहा है. ठीक, ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी ऑप्शन तो पहले ही एफिशिएंसी के पार्ट, इफेक्टिवनेस के पार्ट तो है नहीं. और जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि 10 days के अंदर ही अंदर काम फिनिश होना चाहिए, चाहे चाहे हाइयर कॉस्ट पे हो. तो इफेक्टिवनेस यही तो कहती है कि कंप्लीट करना है एक्टिविटी को, अचीव करना है गोल को विद इन टाइम. ओके,
Next is Jay is working as a marketing manager in a company. He has been given the task of selling 1 lakh units of a product at the cost of rupees 100 per unit within 20 days. तो वो ये कह रहा है कि जय जो है वो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है और उसे ये टास्क दिया गया है कि वो 1 लाख यूनिट्स जो है प्रोडक्ट की एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 100 पर यूनिट 20 दिन के अंदर वो बनाए ही बनाए नहीं सॉरी वो सेल करे उन्हें जो 1 लाख यूनिट्स है प्रोडक्ट की वो उन्हें सेल करे विद इन 20 डेज और कॉस्ट क्या होगी 100 पर यूनिट ही इज़ एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बट हैड टू सेल लास्ट 1,000 units at 20% discount in order to complete the target. In such a situation he will be considered to be तो वो ये कह रहा है कि वो सारी यूनिट्स जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम पे तो वो सारी यूनिट्स को सेल कर पाया पर जो आखिर की 1,000 यूनिट्स बची ना उसे 20% डिस्काउंट पे सेल करनी पड़ी ताकि वो टारगेट कंप्लीट कर सके। तो इस सिचुएशन में जो मैनेजर है वो इफ़ेक्टिव रहा एफिशिएंट रहा या बोथ इफ़ेक्टिव एफिशिएंट रहा या नन ऑफ द अबव। तो ये आपको सोचना है एंड देन यू वुड हैव टू आंसर कि जय जो है वो इफ़ेक्टिव था एफिशिएंट था दोनों था या नन। आई होप यू हैव फाउंड आउट द आंसर कि इसका आंसर है दैट जय वॉज एन इफेक्टिव मैनेजर बिकॉज अगर इफेक्टिव मैनेजर क्यों है क्योंकि ही हैज़ टू कंप्लीट द टारगेट विद इन 20 डेज और उसने कंप्लीट करने के लिए टारगेट को अपनी जो लास्ट 1,000 यूनिट्स है वो 20% डिस्काउंट पे भी बेच दी हैं। अगर उसने 20% डिस्काउंट पे बेच दिया तो कंपनी को क्या हुआ होगा लॉस नो बेनिफिट। तो उसकी वजह से जो है वो कॉस्ट बढ़ गई बट बेनिफिट जो है वो कम हो गया। तो ये एफिशिएंसी तो नहीं है बिकॉज कॉस्ट कम होती और बेनिफिट ज़्यादा होता तो हमें एफिशिएंसी कहते लेकिन इस केस में ये एफिशिएंसी नहीं ओनली इफ़ेक्टिवनेस है। दिस इज़ क्लियर दैट टू कंप्लीट द टारगेट ओके। Management is said to be poor if it is efficient but ineffective, effective but inefficient, both inefficient and ineffective, या all of the above. So the answer is both ineffective and inefficient. I have told you in one line कि management poor है अगर वो inefficient भी है और ineffective भी है। I hope this answer would be clear to you. 11th question. Tarang Enterprises Limited is planning to increase its sales by 30% in the next quarter. Quarter means 3 months का एक quarter होता है आपको पता होगा like Jan, Feb, March का first quarter, April, May, June का second quarter, July, August, September third quarter, October, November, December fourth quarter. So 3 months के 4 क्वार्टर्स होते हैं एक ईयर में। तो जो तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड है वो 30% अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए प्लान कर रहा है इन द नेक्स्ट क्वार्टर। सो ये कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट है जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है तो कौन सा फीचर है यू हैव टू टेल। ए ऑप्शन इज सेइंग मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव क्या मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फंक्शन है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस या ऑल ऑफ द अबव। थिंक एंड टेल। सो द आंसर इज मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज इसमें जो एंटरप्राइज है वो प्लान कर रही है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो दिस इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। 12th question. Management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Which feature of management is being reflected in the given statement? Management is goal oriented, management is multidimensional, management is all pervasive और management is a group activity। ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जितना एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना पड़ता है। तो कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है इस स्टेटमेंट से यू वुड हैव टू टेल।
सो द आंसर इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कैसा भी साइज हो, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, मीडियम साइज, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए सबके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होता है. मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, इट इज़ यूनिवर्सल. 13 question, management translates the work to be carried out in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it. This statement relates to, तो वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो मैनेजमेंट है वो अपना वर्क ट्रांसलेट करती है, जो अपना काम है वो धीरे धीरे उसे ट्रांसलेट करती है ताकि जो वो काम कर रही है उससे कुछ गोल अचीव हो, और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी असाइन करती है कि ये यहाँ यूज़ होंगे, यहाँ यूज़ होंगे, ये ऐसे, ये इस जगह, ये उस जगह, ताकि उन रिसोर्सेज को यूज़ करके ही उसे अपना एक गोल अचीव हो. तो ये स्टेटमेंट किससे रिलेट कर रहा है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, या ऑल ऑफ द अबव? सो द आंसर इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट है वो वर्क को ट्रांसलेट करती है गोल्स में एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट. जबकि अगर पीपल की बात होती तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज या स्टाफ पे बात करता, और ऑपरेशंस की बात होती तो वो मैनेजमेंट में जितने ऑपरेशंस होते, प्रोडक्शन, मार्केटिंग वगैरह, वो उन सब की बात करता. 14th question is which of the following statement highlight that management is a group activity? कौन सी statement highlight करती है कि management एक group activity है? A, organization is a collection of diverse individuals with different needs. Organization बहुत सारे individual का collection है जिनकी different different need है. Achievement of common goal requires teamwork and coordination of efforts in a common direction. कॉमन गोल को अचीव करना जिसके लिए क्या क्या चाहिए? टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन एक कॉमन डायरेक्शन में. ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स बट दे मस्ट ट्रेवल थ्रू टूवर्ड्स कॉमन गोल्स. हर मेंबर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स होंगे, बट उन सबको एक पाथ पे ही चलना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके. या ऑल ऑफ द अबव? दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. Think and answer. So the answer is all of the above, क्योंकि हर ऑप्शन में ही कॉमन गोल, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स, travel together towards common path, so they all are पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ग्रुप एक्टिविटी कि उन्हें ग्रुप में काम करना है, अपने गोल्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी कवर करना है, टीम वर्क चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए. तो दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है. एंड इफ़ यू रीड दिस फीचर इन बुक देन यू वुड ऑल्सो से कि हाँ, इसमें ये जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी लाइन्स हैं, वो सारी उस फीचर में कवर है. 15th question is keeping in view the changes in the customer demands and preferences, Tastemaker Bakery has reduced the sugar and fat content in its products. This approach of business shows that management is a, वो ये कह रहा है कि कंज्यूमर की डिमांड को देख के और उसकी प्रेफरेंसेस को देख के जो टेस्ट मेकर बेकरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसने अपना शुगर का कंटेंट और फैट का कंटेंट अपने प्रोडक्ट्स में से कम कर दिया. तो ये किस फीचर ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट कर रहा है कि मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है, या मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी? थिंक एंड आंसर. सो द आंसर इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, क्योंकि ये एक फ़ीचर था कि मार्केट में जितने भी चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंजेस को अपनाना पड़ता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए. वरना अगर कंज्यूमर ही उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं करेंगे तो उनके गोल्स नहीं अचीव होने वाले. 16 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? कौन सा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का? ए, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, increase in the prospects of business in the long run, or providing free education to their employee children. Find out the answer fast.
So I hope you have found out the answer, that A option, earning enough revenues to cover cost. This is pointing towards the survival. जो हमने organizational objective किया था survival, उसमें ये एक line थी कि in order to be successful an organization must ensure that it earns enough revenue to cover the cost. और मैंने आपको बताया भी था कि अगर जो मैंने शॉप में इन्वेस्टमेंट करी है उसको ही पहले मेरे को कवर करना पड़ेगा, ताकि मैं पहले उसे तो कवर कर लूँ, बाद में अपना प्रॉफिट की सोचूंगा. Then earning sufficient profits to cover risk of the business. This is pointing towards the profit. Okay. And increase in the prospects of business in the long run, that it is growth. So survival, profit, growth are the organizational objective. तो ये जो लास्ट ऑप्शन बचा, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, ये है एक सोशल ऑब्जेक्टिव. सो this would be the answer of this question, providing free education to their employees' children. 17th question, management is considered important because it helps an organization to adapt to the changes. B, seeks to integrate individual efforts. C, it helps in the development of society. All of the above. आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा. डैट इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट. ये हमने उस टॉपिक में किया था, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट हेल्प भी करती है कि जितने भी चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं उनको एडेप्ट करो, उनको अपनाओ. इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट भी करता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. 18th क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज़ कंसीडर टू बी एन आर्ट बिकॉज मैनेजमेंट एक आर्ट कंसीडर करते हैं, क्यों? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. बी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये यूनिवर्सली वैलिड भी हैं. ए ऑप्शन ये कहता है, और बी ऑप्शन कहता है कि ये यूनिवर्सली अप्लाई हो सकते हैं हर जगह. सी ऑप्शन है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इन टू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर. सो जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्ट में आ सकते हैं डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स. लाइक अगर मैं, मेरे साथ ही कोई एक और मैनेजर है तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को उसके अपने तरीके से इफ़ेक्ट में डालेगा, उसके अपने तरीके से अप्लाई करेगा, मैं अपने तरीके से अप्लाई करूँगा. सी ऑप्शन ये कह रहा है. डी ऑप्शन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन. डी ऑप्शन ये कह रहा है कि जितने भी प्रैक्टिसिंग मैनेजर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन्हें कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन भी करनी है. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यू वुड हैव टू टेल, थिंक. So the answer would be C. Different managers of management are brought into effect differently by different manager. क्योंकि हर जो पर्सन है वो अपनी नॉलेज को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, अपनी स्किल और क्रिएटिविटी को अलग तरीके से इफेक्ट करता है, अप्लाई करता है. 19 question is, which of the following statement is not relevant to the concept of management as an inexact science? The principle of management lack universal validity. The principles of management lack universal applicability. The principles of management have to be modified according to the given situation. या management involves dealing with human behavior and outcomes cannot be predicted with utmost accuracy. वो लास्ट वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है और उनके जो रिजल्ट होते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं करे जा सकते अटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ, कि ऐसा ही प्रिडिक्ट किया है तो ऐसा ही होगा. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रेलेवेंट नहीं करता कि मैनेजमेंट एक इन एग्जैक्ट साइंस है? सो द आंसर इज बी. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एक्सेप्ट एप्लीकेबिलिटी, बिकॉज जो साइंस के प्रिंसिपल है वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि हाँ वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ओके. 20 question, the authority responsibility relationship that exists within the organization give rise to. जो authority responsibility relationship होती है organization में कि मैं इसे permission दूंगा, फिर वो उसकी responsibility है, फिर वो किसी और को permission देगा, then उस third person की responsibility है. तो ऐसे ये जो relationship exist हो रही है organization में, ये किसको, इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? तो वो ये कह रहा है, ए डिफरेंट फंक्शन जो
अलग अलग जो फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो राइज होते हैं या वो बढ़ जाते हैं या लेवल्स बढ़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ग्रुप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है। थिंक एन आंसर। सो द आंसर इज बी, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है उससे लेवल्स क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को ऑर्डर्स देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को ऑर्डर्स देता है। तो ऐसे 21 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सा डेजिग्नेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं आता है वो बताना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन या प्रोडक्शन मैनेजर। द आंसर इज प्रोडक्शन मैनेजर, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल से बिलोंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ट्वेंटी टू क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कौन बिलोंग नहीं करता है। ऑपरेशन हेड, सेल्स मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या डिविजनल मैनेजर। सो द आंसर इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बिकॉज ये टॉप लेवल से बिलोंग करता है। डिविजनल मैनेजर इज हर डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर, सेल्स मैनेजर भी एक डिपार्टमेंट का ही मैनेजर है। ऑपरेशन हेड या ऑपरेशनल मैनेजर। ओके, सो बट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है, ऑफिसर वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई टॉप लेवल अच्छी पोस्ट से है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग कर रहा है। 23 which of the following is not a designation related to lower level management। lower level management से कौन बिलोंग नहीं कर रहा है। ए प्लांट सुपरिंटेंडेंट, बी सुपरवाइजर, सी सेक्शन ऑफिसर या डी मार्केटिंग मैनेजर। सो द आंसर इज मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल से बिलोंग कर रहा है। ओके, आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। नाउ 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट की क्वालिटी को इंश्योर करना। बी, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को नेसेसरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना। सी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसका कोई गलत इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ तो नहीं रहा, ऐसा इंश्योर करना। इंश्योरिंग दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन हो, वर्कर्स को सेफ्टी इंश्योर हो ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब का ध्यान टॉप लेवल मैनेजमेंट का है कि नहीं, या इन चारों में से कौन सा फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। यू हैव टू चेक एंड टेल द आंसर। So the answer is taking responsibility for all the activities of the business and its impact on the society. Okay, so the answer is C. Next question is, guys, in 24th क्वेश्चन, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। इंश्योरिंग दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो सी ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस की एक्टिविटीज़ की वो लेना और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे देखना, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। 25th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कौन सी स्टेटमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग नहीं कर रही है। A, they are responsible for all the activity of operational manager. They are responsible for welfare and survival of the organization. They interpret the policies made by the top level managers. Cooperate with the other department for the smooth running of the organization. So कौन सी इनमें से activity है जो middle level management perform नहीं करती? You have to tell it. सो द आंसर इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मिडिल लेवल नहीं टॉप लेवल परफॉर्म करती है, बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मिडिल लेवल परफॉर्म करती है। ओके,
Next is 26th question. Which of the following statement is not true for the lower level management? Lower level management के लिए कौन सी statement सही नहीं है? Analyze the business environment and its implication for the survival of the business. Business environment को analyze करो और उसके implication को देखो कि organization के survival के लिए सही है या नहीं. Ensure the quality of output. Workers ने जो सामान बनाया उनकी quality को ensure करो. They strive to reduce the wastage of resources. जो labor है workers हैं वो कहीं wastage तो नहीं कर रहे रिसोर्सेज का, ये चेक करो और अगर कर रहे हैं तो उन्हें रिड्यूस करो. डी दे इंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन है ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंश्योर करो. सो check it and tell the answer. So the answer is A. Analyze the business environment and its implication for the survival of the business. क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं देखती है. 27. Identify the level of management which does not interact with the workforce directly. ऐसा कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो वर्कफोर्स से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता? सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजमेंट? सो द आंसर इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारे सुपरवाइजरी हो, ऑपरेशनल हो, फर्स्ट लाइन हो, ये सारे जो होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट ही होते हैं जो कि वर्कफोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं. सिर्फ एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जो नहीं करता. 28 क्वेश्चन. द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर रियलाइजेशन. क्या मेन टास्क है लेवल ऑफ मैनेजमेंट? किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेन टास्क है कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करे, स्ट्रैटेजीज को डिटरमाइन करे. ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेन टास्क है? ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट ही होती है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर भी लोअर लेवल मैनेजर्स ही होते हैं, या टॉप लेवल मैनेजमेंट? थिंक एंड टेल. सो द आंसर इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ना ही लोअर लेवल ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और स्ट्रैटेजी क्या है. ये सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. 29th क्वेश्चन इज दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर. फर्स्ट लाइन मैनेजर आई वुड नॉट टेल दिस टाइम कि क्या होता है. अगर आपने प्रीवियसली सुना हो देन इट्स फार बेटर देन यू. So A option is supervisory level management, B operational management, C middle level management और D none of the above. This question is quite easy. अगर आपने इसका जवाब दे दिया then this chapter is clear to you, खास और especially levels of management वाला topic. But अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो then you have to revise this chapter again thoroughly, because ऐसे क्वेश्चन ही टर्म वन बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं. एंड दिस टाइम 40 on 40 स्कोर करना बिजनेस में ज़्यादा ईजी है इफ़ यू आर थरो विद योर कॉन्सेप्ट्स एंड चैप्टर्स. सो द आंसर इज़ मिडल लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज मिडल लेवल मैनेजमेंट ही है जो टॉप लेवल के जो डिसीजंस होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर तक पहुंचाती हैं. तो वो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक होता है बिटवीन द टॉप और लोअर. 30 question. Organizing as the function of management involves deciding what activities and resources are required, who will do a particular task, where will it be done, all of the above. Organizing में क्या क्या involve होता है वही बताना है. So this question is also easy. Tell the answers. सो द आंसर इज़ डी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या एक्टिविटी और रिसोर्सेज करने हैं वो पता करना है. डिपार्टमेंट कौन कौन से बनने हैं, कहाँ बनने हैं, कैसे बनने हैं, कौन काम करेगा, किसको हमें रिक्रूट करना पड़ेगा. वैसे ये तो स्टाफिंग का पार्ट होता है, लेकिन किस किस को किस किस पोस्ट पे बैठाना है, कितने लोग चाहिए, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आता है. हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क ऑल्सो. 31st question. The function of management related to grouping of activities to be carried out into department and creating management hierarchy is. ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें एक्टिविटी को ग्रुप कर देते हैं डिपार्टमेंट्स में और एक मैनेजमेंट हिरारकी, लाइक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी तुम कह सकते हो कि वो इसको अथॉरिटी देगा, दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर वो दूसरा तीसरे को अथॉरिटी देगा, फिर तीसरे पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. तो ये किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग?
सो द आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि एक्टिविटी को ग्रुप करना और उसे डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना, मैनेजमेंट हिरार्की बनाना, कितने डिपार्टमेंट बनेंगे, कौन कैसा काम करेगा, किसको अथॉरिटी देनी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आता है। 32 question is this function of management relating to laying down the foundation for carrying out the other functions of management successfully is। ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो नींव रखता है, जो एक फाउंडेशन है कि जिसकी वजह से बाकी सारे मैनेजमेंट के फंक्शन भी सक्सेसफुली हो जाते हैं। तो ये ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी वजह से ही सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं? थिंक एंड टेल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है मैनेजमेंट का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या कंट्रोलिंग? सो द आंसर इज प्लानिंग, क्योंकि अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो हम ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, फिर स्टाफिंग कैसे करेंगे, फिर काम शुरू कैसे होगा, डायरेक्टिंग कैसे करेंगे, और लास्ट में कंट्रोलिंग। हम प्लान तो चेक कर नहीं पाएंगे कि हमारा प्लान कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो दैट्स वाई प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। 33 question, supervision, communication, motivation, leadership are the key element of this function of management। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें मोटिवेशन देनी होती है, लीडरशिप करनी होती है, सुपरवाइज करना होता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है वर्कर्स को? किस में आता है? डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग? सो द आंसर इज डायरेक्टिंग, बिकॉज डायरेक्टिंग में ही हमने वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है, उन्हें लीड करना होता है। सो द आंसर वुड बी डायरेक्टिंग। 34 question, this function of management related to placing the right person at the right job। एक राइट जॉब पे उसी राइट पर्सन को रखना, ये किस फंक्शन में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, प्लानिंग में या कंट्रोलिंग में? सो द आंसर इज स्टाफिंग, बिकॉज राइट पर्सन एट द राइट जॉब ये एक कीवर्ड है फॉर स्टाफिंग। जहाँ पे भी आएगा राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उसका मतलब स्टाफिंग है। दिस इज़ अ कीवर्ड। कीवर्ड केस स्टडी में कीवर्ड्स ही काम आते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, आई वुड टेल यू अ कीवर्ड कि एक केस स्टडी में अगर ये कीवर्ड आया तो इसका मतलब ये फीचर ही होगा या ये फंक्शन ही होगा। दिस वुड हेल्प यू अ लॉट इन आइडेंटिफाइंग द केस स्टडी। 35 क्वेश्चन, इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फोर्स है जो सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बाइंड करके रखता है? हिंट, दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। नाउ थिंक एंड टेल। सो द आंसर इज कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कोऑर्डिनेशन ही है जो सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट या बाइंड या इंटीग्रेट करके रखता है। 36th question, coordination is considered to be the essence of management because it is a common thread that runs through all the activities within the organization. It is implicit and inherent in all the functions of the organization, और इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या लगता है आपको कि कोऑर्डिनेशन एसेंस क्यों माना जाता है? सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एक कॉमन थ्रेड भी है जिस जो सारी एक्टिविटीज़ में चलता रहता है और सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। ये इम्प्लिसिट और इनहेरेंट भी है ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, और ये एक फोर्स है जो सारे फंक्शंस को बाइंड करके रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है। स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि ये इम्प्लिसिट और इनहेरेंट क्या होता है ये, क्योंकि अभी हमने न्यू चीज़ पढ़ी है कि कोऑर्डिनेशन इज़ इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट। सो इम्प्लिसिट मींस इनडायरेक्ट, यू कैन से। तो इम्प्लिसिट का मतलब इनडायरेक्ट कह सकते हो आप लोग कि कोऑर्डिनेशन जो है वो इनडायरेक्टली मैनेजमेंट में यूज़ होता है, और इनहेरेंट मींस कंसिक्वेंस या रिजल्ट। इनहेरेंट मींस रिजल्ट, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो इनडायरेक्टली यूज़ होता है मैनेजमेंट में, और उसका रिज़ल्ट सारे फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे फंक्शन सक्सेसफुली अचीव होते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें दिखता है। सो कोऑर्डिनेशन एक इम्प्लिसिट है, इनडायरेक्ट वे में यूज़ होता है, और उसका रिज़ल्ट हमें सारे फंक्शंस में दिखता है कि कितना ऑर्डर के साथ सारे फंक्शंस परफॉर्म हुए हैं। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज़ इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
37 question, identify the process that provide the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved with the minimum of conflict. ये एक कीवर्ड है, ये हमने चैप्टर में एक लाइन पढ़ी थी, planned objectives are achieved with the minimum of conflict. और ये कौन सा प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है कि रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग और सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स के साथ हमारा जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट कम हो. ये कौन सा प्रोसेस है? मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलिंग? सो द आंसर इज कोऑर्डिनेशन. हमने कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ा था कि अगर कोऑर्डिनेशन होगा जिसकी वजह से ही रिक्विजिट अमाउंट में, कंप्लीट अमाउंट, क्वालिटी, टाइम में और सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स के साथ ही जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने प्लान कर रखे हैं वो अचीव हो जाएंगे विद इन अ टाइम. क्वालिटी भी एप्रोप्रिएट, अमाउंट भी कम आएगी और एफर्ट्स भी इजीली हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे. तो ये सब हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था इन द लास्ट टॉपिक. Now the last question is, identify the feature of coordination being highlighted in the given statement. ऐसा कौन सा फीचर है कोऑर्डिनेशन का जो हाईलाइट हो रहा है इस स्टेटमेंट में? कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग. तो वो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग तक चलता है. तो ये किस फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, coordination is an all pervasive function, coordination is a continuous process, coordination is a deliberate function. Think and tell. So the answer is coordination is a continuous process. कि continuously coordination का जो process है वो चलता रहता है और ये one time function नहीं है, planning से शुरू होता है तो controlling तक चलता ही है. तो ये continuous है, never ending function है. So I hope all the MCQs would be clear to you. If you have any doubts, do comment and the chapter will be finished.